नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे जाने माने अभिनेता सौरभ दुबे जी से। सौरभ दुबे ने कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका अहम है, जो कि टेलीविजन सीरीज प्रधानमंत्री में इन्होंने निभाई है। तो इसके अलावा अगर फिल्मों की बात कर लें तो फिल्म संघर्ष से सौरभ दुबे ने फिल्म जगत की शुरुआत की है। उसके बाद फिल्म अपहरण में दमदार अभिनय से सभी दर्शकों को एक पसंदीदा एक्टर के रूप में अपनी एक पहचान फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित की है। तो इसके अलावा फिल्म हेट स्टोरी में सौरभ ने दमदार अदाकारी की है। इसके अलावा हमारा दिल आपके पास है, द लीजेंड ऑफ अग्निपथ, तेरे नाम, सरकार, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट, हेट स्टोरी, रिवायत, मछली जल की रानी, फोटू का वन, ये तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें अहम भूमिका निभाई है सौरभ दुबे ने। इसके अलावा वेब सीरीज ट्विस्टेड में भी अहम किरदार निभाया है। तो टीवी सीरियल युग में मोहम्मद अली जुन्ना का किरदार निभाया है। तो 1857 क्रांति, ये भी धारावाहिक, इसमें भी अहम किरदार में नजर आए हैं सौरभ दुबे। तो ससुराल गेंदा फूल टीवी सीरियल, धारावाहिक कैरी, रिश्ता खट्टा मीठा, प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाया है, टेलीविजन सीरीज है तो काल भैरव, ये तमाम सीरियल हैं। और इसके अलावा कई फिल्मों और कई टेलीविजन में अहम किरदार में नजर आए हैं अभिनेता सौरभ दुबे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता सौरभ दुबे जी। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। सौरभ जी, बहुत सारे किरदारों में हमने आपको देखा है, डिफरेंट डिफरेंट किरदारों में हमने आपको देखा है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री में आने का या टीवी इंडस्ट्री में आने का क्या कोई किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे, या किसी को आपको देख कर लगा कि मुझे भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? क्या वो चीज थी और क्या उम्र थी उस वक्त जब आपको लगा कि मुझे भी एक्टर बनना चाहिए? ये बचपने में ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं 7th 8th में था तो उस टाइम पे दो हिंदी पत्रिकाएं आती थी और जी। एक अंग्रेजी जो फिल्मों से संबंधित थी। अंग्रेजी में फिल्म फेयर आती थी जिसका कवर पेज जो है वो कलर होता था, लेकिन अंदर के कंटेंट और पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट होते जी। थे। और ऐसे ही धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, हाँ। जिनमें हर 5 साल में एक दफे इंडियन प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट भी होता था, जिसमें आपके धर्म जी हैं, हाँ। राजेश खन्ना जी हैं, बच्चन साहब, ये सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन नहीं चुना गया उसमें। जी। तो इसका रुझान, जहां तक मुझे अपने बचपने की याद है, कि एक दफे मैं फिल्म फेयर मैगजीन, जो कि किसी रद्दी के यहाँ पे पड़ी थी, मैंने ऐसे उठा ली, आउट ऑफ इंटरेस्ट उठाई थी। हाँ। उसमें अंदर के पेज पे लिखा था लता मंगेशकर नाइट, अच्छा। लेकिन उसको होस्ट कर रही थी सायरा बानू जी। ओके। तो उम्र ऐसी थी कि मैं इस चीज को रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी। मुझे लगा कि यही लता मंगेशकर है। अच्छा। सायरा बानो जी के आप लता मंगेशकर समझ रहे थे आप? जी जी। तो वो खूबसूरती देख के अंदर से बिल्कुल हुई कि अरे वाह, इतना मतलब ग्लैमर है जी। और मैगजीन में फोटो छपती है। तो वो मेरा एक शुरुआती इंटरेस्ट उस टाइम पे था। हाँ। लेकिन इंडस्ट्री में जाऊं कैसे, कैसे पहुंचूं, वो थोड़ा सा मुझे उस समय इतनी ज्ञान नहीं था। जी। तो इसमें मेरी मदर ने बहुत सहायता करी और हाँ। उन्होंने कहा कि देखो, सामाजिक जीवन में कदम रखना है, और अगर कोई भी काम करना हो, कोई भी काम, चाहे जी। वो खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एक्टिंग हो, हाँ। लेकिन समाज का जो एक रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वो होती है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हो सकता है कि उस टाइम पे मुझे इतना चाव तो था नहीं पढ़ाई के प्रति। दिमाग में हमेशा वही ग्लैमर, फेम, नेम, पैसा और इंडस्ट्री की जो रियलिटी, उससे मैं बहुत दूर था। मुझे कभी उसका एक्सपोजर भी नहीं मिला था। जी। तो अब
ये था कि मदर का कहना माना मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और सर्वप्रथम मैं बॉम्बे आया था 1981 में, जनवरी में। अच्छा। उस टाइम पे मैं हीरो बनने आया ओके। और यहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान के लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, हाँ उनसे मदद भी ली थी मैंने। जी। काफी मशहूर नाम रह चुका है इंडस्ट्री का, बहुत ये सन 50-60 के दशक के बहुत फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे, भक्ति सोनी जी। तो उनकी जो पत्नी थी माधवी सोनी, वो हमारे रिश्ते डिस्टेंट रिलेटिव में कजल लगती। अच्छा। उन्होंने रोल भी किया था, उन्होंने जी। 2-3 पिक्चरों में आम्रपाली से लेके और भी उन्होंने किया था, तो उन्होंने काफी मदद की जब। और उनके द्वारा जो मैंने इंडस्ट्री देखी तो वो एक्सपोजर जो था वो काफी मुझे जमीन से उसने जोड़ दिया। मतलब जो मैं आसमान में उड़ रहा था वो हाँ। धरती पे लाके मैं खड़ा हो गया। अच्छा रियलिटी जो है जी। वो सर सर मुझे लगता है दर्शक वही जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचकर मुंबई आए थे, जो आपने कहा कि आसमान से आप जमीन से जुड़ गए, तो क्या आपने सोच रहा था कि इंडस्ट्री में जाऊंगा, क्या कुछ होगा, और फिर क्या रियलिटी आपको देखने को मिली वहां पर? रियलिटी वही है जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में होती है। हाँ। आप बिजनेस करिए, खेती बाड़ी करिए, या अगर आपको IAS IPS बनना है तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता जी। है। तमाम प्रैक्टिकल फिजिकल जो हाँ। टेस्ट होते हैं उससे निकलना पड़ता है। जी। तो इन चीजों से मैं बहुत दूर था। दिन में लोग ख्वाब देखते हैं ना, खड़े खड़े दूसरे हाँ। दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो पहले मेरे साथ यही था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आया, देखा कि स्टूडियोज में जब भी लाइट जलती थी या कुछ चलता था तो उसमें कितनी गर्मी में बड़े बड़े एक्टर्स भी पसीने भीगते थे, कैसे उनको जो है मलमल गीला करके और उसको जो है वो अपना पसीना पोंछते थे। तब तो ये वैनिटी वैन भी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल जी। और एक ही स्टूडियो जिस समय मैं आया था वो बना था, वो था ये आपका नटराज स्टूडियो में था, एक सेठ स्टूडियो। अच्छा। वो इकलौता स्टूडियो था जो कि एयर कंडीशन स्टूडियो था। ओके। और फिल्म सिटी में जितने बने थे उसमें सिर्फ फैन चलते थे, लेकिन AC की कोई प्रावधान नहीं। कोई व्यवस्था नहीं थी। जी। तो जब मैंने वो चीज देखी और शॉर्ट कट हो, फिर वापस रिटेक हो, फिर शॉर्ट हो, फिर डायलॉग याद करें, फिर डायलॉग भूल जाए, फिर उसका डायरेक्टर जो है चिल्लाए, फिर वो जो लाइटमैन है वो आपस में चिल्ला दे, तो हमने जब वो चीज देखी तब मुझे सच्चाई का ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये कोई ऐसी रोटी नहीं है कि आप आइए, अच्छा चेहरा है, अच्छे बाल हैं, अच्छे कपड़े हैं तो आपको हीरो का रोल दे दिया जाएगा। हाँ। ये बहुत बड़ी सिर्फ सपने में हो सकता है, वो रियलिटी से बहुत दूर है। तो सर जो पहला आपका ब्रेक था, और वो कितने लंबे समय के बाद आपको मिला मुंबई जाने के बाद, और क्या था वो आपका पहला ब्रेक? मेरा पहला ब्रेक एक छोटा सा कैमियो था। माधवी जी के इंडस्ट्री में कनेक्शन थे, तो उस टाइम पे एक पिक्चर बन रही थी अभी अभी करके। अच्छा। ये लेक लंदन बहुत मशहूर डायरेक्टर हुआ करते थे, प्रोफेसर, और भी पिक्चर डायरेक्ट की थी उन्होंने। जी। तो वो एक यही पिक्चर बन रही थी, मल्टी स्टार कास्ट थी। संजय दत्त थे, टीना मुनीम थी, अमजद खान, अमरीश पुरी, और भी लंबी स्टार कास्ट थी, अनुराधा पटेल। तो इसमें मुझे कैमियो का रोल दिया गया था उस टाइम पे, एज ए अपीयरेंस के तौर पे पादरी का। अच्छा। जो बाद में अमजद जी के कहने पे उसको बढ़ा दिया गया। हाँ। लेकिन अब उसको मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बात करना चाहता, क्योंकि वो पिक्चर जो है कुछ 17 रिलीज बनने के बाद डिब्बे में बंद हो गई थी जी। और वो रिलीज नहीं हुई। तो उससे मुझे बहुत धक्का लगा। मैं अपेक्षा कर रहा था ये रिलीज होगी तो मुझे आगे भी काम मिलेगा। बिल्कुल। तो उस टाइम पे चूंकि कोई सीरियल या ऐसे कुछ चीज तो हुआ नहीं करते थे, तो बस ये था कि थिएटर करिए और अपना सरवाइव करिए। हाँ। तो बस ये होता था, दिन में अपने पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली थी टू सरवाइव, एंड इवनिंग 4 बजे के बाद अपने स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेस, इन सब में आना जाना होता था। तो सर ये तो जो आपने पहला ब्रेक बताया सर कि ये तो आपकी रिलीज नहीं हो पाई थी, वो रिलीज कौन सी थी, और वो पहला ब्रेक को फिर वो कौन सा पहला काम था जो रिलीज हुई थी आपकी, जो कौन सी फिल्म थी वो आपकी? वो तो मैं
रहा हूँ जी। क्योंकि ये क्या हुआ कि एक दूसरी पिक्चर भी साइन की, लेकिन कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा। ये हुआ क्या था कि एक दूसरी पिक्चर साइन की थी, उसका टाइटल था अमावस। ओके। ये एक हॉलीवुड पिक्चर थी, फ्राइडे द 13th की सीरीज के ऊपर अडैप्शन था, हाँ। हॉरर पिक्चर का। और इसकी मैं शूटिंग कर रहा था लोनावाला में, एक घोड़े पे चलना था मुझे, मतलब हाँ। घोड़े पे बैठ के। जी। और एक सॉन्ग पीछे बैकग्राउंड पे गाना बजता है जिसको मुझे लिप सिंक करनी थी, मैं सेकंड लीड कर रहा था उसमें। अच्छा। तो 5-6 रिहर्सल करने के बाद जब भी एक्शन हुआ, गाना ना बजने लग गया और मैं घोड़े हाँ। पे थोड़ा आगे बढ़ा, तो वो घोड़ा बिदक गया और मैं घोड़े से नीचे गिरा, लेकिन मेरा जो दाहिना पैर था वो उसके जो जहाँ पे पैर अपना लगते हैं उसमें फंस गया था, तो उसकी ओह। वजह से मैं गिरा। वो दौड़ा पे मेरा स्टंटमैन ने मुझे मतलब बचाया, लेकिन तब तक मेरा जो नस थी वो फट चुकी थी। ओहो। तो उसके वजह से मतलब कुछ 2-3 महीने बॉम्बे में रहा, इलाज कराया। लेकिन उसका ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप 5-6 महीने जो है इस पे जोर मत दीजिए, क्योंकि ये जो है मतलब अभी उस स्थिति में नहीं है कि आप कुछ हाँ। काम कर पाइए। तो जी। वही रीजन था कि मैं वापस लखनऊ चला गया। अच्छा। हाँ। तो सर फिर ये वापस लखनऊ गए, फिर आप कैसे, फिर आप अपने आप को वैसे, आपको लगा कि अब मुझे वापस फिर मुंबई जाना चाहिए, और जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि वो जो आपका पहला जो काम था, जो दिखाई दिया लोगों को, जिसको मैं कहूँगा शायद वो पहला आपका ब्रेक होगा जो रिलीज हुआ था, वो क्या था पहला जी, काम आपका, और लखनऊ से कैसे फिर वापसी मुंबई हुई आपकी? ये इसका एक मैं ज्यादा विस्तार में नहीं बोलूंगा, छोटे में बताना चाहता जी हूँ कि प्लीज। मैंने फिर जब वहां चला गया, और चूंकि घर का सबसे बड़ा था, हाँ। तो वो उसकी जैसे हम लोग यहाँ पर खासकर हिंदू फैमिली में है कि अभी घर की जिम्मेदारी संभालो, जी। शादी करो, सेटल डाउन करो। तो हाँ। जो हम लोग के यहाँ जो नॉर्मल जो सिक्योर फैमिली होती है वो यही चाहते हैं, जीवन बिल्कुल। ऐसी चले। हम्म। तो वहां लौटने के बाद फिर 84 में शादी हो गई थी, गॉट मैरिड, और फिर एक होटल लाइन ज्वाइन की थी दिल्ली में। जी। वहां पे था, फिर वहां पे 4-5 साल काम किया। फिर वहां पे क्योंकि वो होटल लाइन बड़ी डिमांडिंग होती, जैसे इंडस्ट्री है, बिल्कुल। 16-18 घंटे काम करना, तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो वापस लखनऊ फिर आ गया था। यहीं पे मैं कोई नौकरी ढूंढ रहा था। हाँ। तो उसी सिलसिले में किसी की कंपनी जो थी वो खराब पोजीशन पे चल रही थी, फैक्स कंप्यूटर की, तो उन्होंने बोला कि आप इसको संभाल लीजिए, हमारा बहुत सा मार्केट में पैसा फंसा पड़ा, अगर आप हाँ। निकाल लीजिए तो हम शेयर कर लेंगे, जो ओनर थे उसके। हम्म। तो वो मैंने ज्वाइन की, और वो ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी में जैसे मेहनत, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, कहीं पर भी हो, मेहनत तो करनी पड़ती है बिल्कुल आपको। बिल्कुल सर। तो वो भाग दौड़ करके उसको कंपनी को मैं वापस अपनी पोजीशन पे ले आया। क्या बात। और कुछ समय के बाद जो है वो जो ओनर थे, उनको थोड़ा सा एम्बिशियस हो गए, तो बोले, उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया उससे। अरे। और उसके 2 एम्प्लॉइज थे, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो आके मेरे साथ जुड़ गए कि सर जितनी ये कंपनी उठी है, सारी मशीनें तो आपने लगवाई हैं, हाँ। और उसका फायदा ये उठा रहा है और अपनी जुबान से मुकर गया है, तो हम लोग साथ में कंपनी क्यों ना खोलें, फैक्स जी। कंप्यूटर की। हाँ। तो ये कुछ किस्सा है 89-90 के आसपास का, 99-90 का। अच्छा। और मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की, और उसी कंपनी के फॉर्म में सिलसिले में मेरी मुलाकात एक फैक्स बेचने के माध्यम से ओनर प्लस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, हाँ। मुजफ्फर अली साहब से, अच्छा। जो कि उमराव जान और उसके लिए बहुत फेमस नाम है मुजफ्फर जी। साहब का। लखनऊ में कोटवारा स्टेट उनका पैलेस है कैसरबाग में, तो वहां पे मुझे मालूम चला, तो मैं गया अपने ब्रोशर लेके कि उनको बेचने के लिए। तो वहां पे गेट के बाहर काफी 70-80 एक्टर्स एक्ट्रेसेस खड़े हुए थे। अच्छा। ऑडिशन अच्छा, था। मैं टिपिकल अपना टाई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कहता, लेकिन जी। उसमें से आधे ज्यादा मुझे पहचानते थे, क्योंकि मैं थिएटर करता था उन लोगों के साथ। हाँ हाँ हाँ। जी। तो वो मुझे देख के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि टाई में यहाँ पर स्ट्रगल करने क्यों आया, अच्छा। और वही मुजफ्फर अली साहब का। हाँ तो मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अपनी कंपनी की तरफ से आया हूँ, मुझे फैक्स बेचना है, तो मुझे उनसे मिलना है। हाँ। और अरे तुम झूठ बोल रहे हो तुम्हें, मैंने कहा नहीं नहीं भैया, सच में मैं ये सब छोड़ चुका हूँ, बॉम्बे वॉम्बे भूल चुका हूँ, शादीशुदा हूँ, सेटल्ड हूँ, जी। बॉम्बे वॉम्बे का मेरा कोई इरादा नहीं। हाँ। तो ये पहली घटना है वापस इंडस्ट्री में आने की, पहला जी। जो जो ईश्वर ने किया था। तो उनसे मिला,
और मैंने उनको अपना ये फैक्स का जो भी अपना बिजनेस स्टॉक होता है ये हाँ दिया उनको। तो वो सब सुनने के बाद उन्होंने ब्रॉशर किनारे किया, कहने लगे कि आप एक्टिंग करेंगे। हाँ अब ये चीज मेरे लिए मतलब कहाँ 83 में छोड़ा था और कहाँ 91 92 में एक फेमस डायरेक्टर मुझसे पूछ रहा है आप जी, एक्टिंग करोगे, तो मुझे ऑलमोस्ट 10 झटका साल लगा के कि बाद तुम जी। तो मार्केटिंग का बंदा था, मुझे कहाँ से इनके अंदर में देख लिया। तुमने पूछा सर क्या, मैं समझा नहीं कैसे करने है कि आप जिस तरीके से मुझे बता रहे हैं समझा रहे हैं ये कोई कलाकार ही समझा सकता है, कोई मार्केटिंग वाला बंदा इतने प्यार से नहीं डिटेलिंग दूंगा। तो जी मैं एक डीडी दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना रहा हूँ, उसमें जाना। हाँ तो उसमें एक तवायफ है जिसके जीवन में 3 किरदार आएंगे, उसमें से एक आप जी और एक फ्रेंच सूफी पेंटर का किरदार था। उस तरीके से मेरी दूसरी इनिंग लखनऊ से ही शुरू स्टार्ट हुई हुई थी थी। जी। हाँ और इसमें एक चीज मैं सर ऐड अप करना चाहूंगा, मेरी जी मदर सर। ने हमेशा कहा था कि कभी जीवन में किसी चीज को से घृणा मत करना। अच्छा मतलब किसी चीज को छोटा मत करना, क्योंकि हर चीज ईश्वर ने बनाई है हाँ और उसका महत्व अपने स्थान पे है। जी तो मैं टेलीविजन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि ये छोटा पर्दा है, मैं तो एक्टर हूँ 70 mm के पर्दे के लिए। हाँ तो ये एक सबक था मेरे लिए कि मेरी जो दूसरी पारी है वो टेलीविजन के टीवी से माध्यम शुरू से हुई शुरू हुई। जी बिल्कुल। तो ये मेरा था। उसके बाद फिर बॉम्बे आया मैं एक हाँ साल के बाद। फिर 94 में आ जी गया था, परिवार ने, पत्नी ने, सबने सहयोग किया। बिल्कुल। सर आपकी और जर्नी से मुझे एक बहुत ही अच्छी कहावत याद आ रही है, लेकिन वो कहावत यहाँ पर रिवर्स हो गई है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर कुआं प्यासे के पास आ गया था। क्योंकि आप एक्टिंग करना चाहते थे लेकिन आप भूल गए थे, लेकिन खुद एक्टिंग आपके पास आ गई और खुद आपके पास रोल ऑफर हो गया और आप गए थे आप अपने बिजनेस काम के लिए, लेकिन फिर वहां से जी आपकी जी सफर की शुरुआत हो गई। सर उसके बाद फिर हाँ आपने बहुत सारे रोल किए आपने, उसमें द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में आपने जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार आपने निभाया है। फिर आपने यही सेम किरदार आपने टीवी सीरीज प्रधानमंत्री में भी जवाहरलाल नेहरू का आपने किरदार निभाया है। तो सर ये ऐसे बहुत ही लीजेंड किरदार होते हैं कि जब भी किसी शख्स को या किसी आर्टिस्ट को ऑफर होते हैं तो मुझे लगता है वो बड़े गर्व की बात होती है और इसके लिए वो बहुत कुछ वो रिसर्च करना पड़ता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। तो जब आपके पास पहली बार ये ऑफर था कि आपको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का किरदार निभाना है, तो कैसे रिएक्शन क्या था सर आपका उस वक्त? इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ प्लीज सर। कि लखनऊ में जो मेरा घर है हाँ जहाँ पे, तो वो हमारे जो दादाजी की हवेली बेसिकली है। हाँ अभी वो तो तोड़ दी गई, वहां पे कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया। उस घर से 3 घर छोड़ के नेहरू जी का ससुराल, क्या बात है सर, वाह। कैलाश नाथ कौल जो हैं जी वो जी नेहरू जी के साले हैं हाँ और वो हमारे पिताजी के गुरु जी भी रह चुके हैं। अच्छा तो 2 दफे सन 61 और सन 62 में मैं मेरे दूसरे भाई उनसे पिताजी के साथ जाके मिल चुके हैं। सर क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी जब आपने मुलाकात मैं की उस थी? टाइम पे 7 साल और 8 साल, अच्छा तो सर ये कुछ, दो सर उम्र कुछ थी मेरी। बातचीत हाँ याद है मतलब आपको? कुछ बातचीत याद है कि उन्होंने क्या कहा या आपने कुछ उन्होंने क्या कहा? तो 7 साल की उम्र में मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ये चीज तो देख चुके थे बहुत। हाँ ओवरऑल तो वो चीजें अंदर थी नहीं। हाँ और ये भी हमको याद है कि उन्होंने अपने जहाँ पे ये लाल फूल निकालते थे वो लाल फूल निकाल के और मेरे ऊपर वाली पॉकेट में रख दिया। क्या बात है सर। जी। जी बहुत लेकिन खूब। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये किरदार जो है जी भविष्य में मिलेगा। और इसमें एक चीज और मैं प्लीज सर, आपको कुछ खास बताना चाह रहा हूँ प्लीज सर। कि मैं विदेश में भी मैंने नेहरू का रोल किया है। चाइना में जब ये माओ से तुंग की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाए तो उसमें मुझे बुलाया गया था नेहरू का रोल करने के जी लिए। जी और अभी अक्टूबर में मैंने ये जो आपका प्रधानमंत्री म्यूजियम बनना, हाँ इसमें अभी बहुत फेमस डायरेक्टर है प्रियदर्शन, जी तो उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट की है कि मैसूर के राजा ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को इनवाइट किया था अपनी स्टेट को हैंडओवर देने के लिए। जी तो वो मैं अभी वहां शूट करके आया था, जो कि एज ए डॉक्यूमेंट्री फॉर पोस्टेरिटी अभी वहां पर रन की जाएगी जब ये जी म्यूजियम खोलेगा। ग्रेट सर, तो मैं नेहरू कर चुका हूं करीब 10 दफे। क्या बात है।
और आई एम ट्राइंग टू एंटर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल। आई एम अप्लाइंग फॉर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर अभी से आपको। थैंक यू, जी धन्यवाद। जी, ग्रेट सर। बाकी सर हम तस्वीर भी देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि आप तो उनसे मिल भी चुके हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छे से रिसेंबल आप करते हैं सर। ये रोल करते वक्त कोई ऐसा कोई खास इंसिडेंट या कोई ऐसा खास फीलिंग आपको हुई हो, क्योंकि आप खुद रूबरू भी मिल चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, तो कोई ऐसे कोई खास वाक्य आपको या कोई खास फीलिंग आपको याद आ रही है? सर क्या है, जब ये शुरुआत मैंने की थी, जी। राजकुमार संतोषी जी ने मुझे ब्रेक दिया था ऐसे नेहरू का, हाँ तो मैंने इसके लिए काफी रिसर्च करने की कोशिश की थी। हाँ। दिल्ली में जो कौन सी लाइब्रेरी है, हाँ? तीन मूर्ति लाइब्रेरी। जी। तीन मूर्ति लाइब्रेरी में मेरी भाभी जी जो हैं वो चीफ लाइब्रेरियन हैं। हाँ। तो मैंने उनकी आवाज, उनकी चाल, उनके जेस्चर्स, मैंने पूरे सब कुछ बहुत गहनता से अध्ययन किया था। जी। लेकिन जब मैं वो रोल करने के लिए कैमरे के सामने गया तो राज जी बोले कि सौरभ जस्ट फॉरगेट नेहरू। हाँ। नेहरू जी क्या करते थे, उनके आवाज का टोन क्या था, वो क्या करते थे, वो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि मेरे सामने नेहरू खड़ा है। हाँ। मतलब उन्होंने ये मुझसे बोला कि यू आर नेहरू। जी। और दूसरी चीज ये है कि नेहरू जी के मृत्यु और इस फिल्म के बनने में कुछ 40 साल के ऊपर का अंतराल था। अच्छा। हाँ, 40-45 साल बीते। जी। तो आज की जनरेशन जो है उसको नेहरू जी के जेस्चर या आवाज से मतलब नहीं है, नेहरू जी दिखना चाहिए। बिल्कुल सर, जी जी जी। तो फिर मैंने वो जितने जो, अगर यही रोल मैं श्याम बेनेगल जी के साथ करता या मृणाल सेन के साथ करता, हाँ। या अपने सत्यजीत रे, तो उसमें फिर वो डिटेलिंग की जरूरत होती, क्योंकि वो उसमें बिलीव करते थे। जी। और दिस वाज बेसिकली मेड अ सेमी कमर्शियल एज वेल अ हिस्टोरिकल पिक्चर। ओके। सर आपने बहुत उस सारे, वजह जी से, जी हाँ, जी उस जी वजह सर, से आपने ये कहा कि compromise- आपने तकरीबन 10 बार आपने ये रोल आपने किया है, तो हर बार आपने कुछ अलग करने की कोशिश की या फिर हर बार नहीं, आपने अपने आप को एक सेम ही रखा जवाहरलाल नेहरू जी के किरदार में, या कुछ नहीं डिफरेंट सर, करने की वो, कोशिश? हाँ, अब उसको बोल दीजिए कि पंडित का रोल इतनी दफे कर चुका हूँ, ऐश्वर्या का पिता, हाँ। जब मैं विवेक ओबराय का पिता, वो पंडित का रोल इतने कर चुका हूँ कि जहाँ धोती कुर्ता पहनता हूँ तो वैसे ही चेहरे पे दयनीय भाव आ जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट। और नेहरू के रोल में एफर्ट करने की जरूरत नहीं। उन्होंने, जैसे कि राज जी ने मुझसे कहा था कि जो तुम हो वही रहो। जी। मतलब उसमें तुमको कुछ एफर्ट करने की या कोई चीज अलग से डालने की आवश्यकता नहीं। ग्रेट सर। जी जी। सर, वैसे समय कम है हमारे पास, लेकिन सर जाते जाते सर, और कौन कौन से अपकमिंग जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें जो बहुत डिफरेंट किरदारों में आप नजर आने वाले, क्योंकि सर आपके काम की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं सभी कामों पर जिक्र करना शुरू करूं तो मुझे लगता है पूरी 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। इसलिए मुझे लगा कि कुछ जो अहम किरदार है उस पर आपसे बातचीत की जाए। लेकिन सर दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि और कौन से आप डिफरेंट किरदार में आप बहुत जल्द फिल्मों या टीवी सीरियल में नजर आने वाले सर आप? एक तो सर, मैं अभी 1.5 साल पहले मैंने शूट किया था, नेटफ्लिक्स में एक सीरीज चल रही है माई, MAI, माई। जी सर। माँ के नाम को माई बोलते हैं। साक्षी तन्वर उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है। हाँ। ये हमारे होम टाउन में शूट हुआ था, तो लोग इसको वॉच करें। अभी सीजन पार्ट 2 शुरू कब होगा ये अभी तक मालूम नहीं है। जी। और लेटेस्ट अभी हमारा है कि यशराज प्रोडक्शन का एक हाँ। अपना वेब सीरीज स्टार्ट हो रही है। जी। इसकी शूटिंग वो भी यूपी में है, तो उसमें भी एक अहम किरदार है। एक बार वो कंप्लीट कर लूंगा तो मैं आपको पर्सनली उसकी फोटोग्राफ और बिल्कुल डिटेल बिल्कुल मैं भेज बिल्कुल दूंगा। सर। सर जरूर सर, हम इंतजार करेंगे। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया और आपकी ज़िंदगी के बारे में हमसे चर्चा की। मुझे लगता है दर्शकों को वाकई वो अनछुए पल सुनने को बड़ा मज़ा आया होगा कि जो शायद पेपर में या बाकी जगह देखने या सुनने को नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता सौरभ दुबे से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।